नमस्कार, आस्क प्लैनेट्स पे आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो आज हम बात करेंगे लघु पराशरी के आगे आने वाले श्लोकों पर। पिछले श्लोकों में हमने बात किया कि दशा में कैसे ग्रह फल करते हैं, कि योग कारक की दशा है तो अंतर्दशा भी अगर योग कारक की है तो वो क्या फल करेंगे। अगर योग कारक की दशा है और एक पापी ग्रह की दशा है जो कि योग कारक ग्रह से संबंध बनाता है तो वो कैसा फल करेंगे। फिर योग कारक की दशा है, एक शुभ ग्रह की दशा है और एक प्रत्यंतर दशा ऐसी आ रही है जो कि उन दोनों से संबंध नहीं रखती है। ठीक है, तो वो कैसा फल करेगी। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके देखिए, क्योंकि देखिए हर एक वीडियो लघु पराशरी जो मैं दे रहा हूँ वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक कोर्स है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को दे रहा हूँ। अगर मैं चाहता या फिर कोई भी अगर लघु पराशरी का कोर्स पढ़ाएगा तो कम से कम वो 10-15 हजार रुपए तो लेगा। ठीक है, और प्रीमियमनेस के लिए कुछ लोग 25,000 भी ले सकते हैं इस कोर्स के लिए, क्योंकि इतनी गूढ़ जानकारी है इसके अंदर कि मैं बता नहीं सकता। कोई इसे कंप्लीटली कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, फिर भी जो मेरा विवेक है, जो भगवान की मर्जी है, उससे मैं आपको दे रहा हूं कुछ जितना मैंने सीखा है अपने गुरु से। तो इसकी इज्जत करिए, जो भी ज्योतिष के प्रेमी हैं उन तक शेयर करिए ये वीडियो और इसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि लघु पराशरी में इसलिए दे रहा हूँ, देखिए कोई भी यूट्यूब पर आप जितना भी सर्च कर लेंगे, कोई भी ढंग का जो चैनल है उसने लघु पराशरी पर कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एक वीडियो तक नहीं डाला है। क्यों, मुझे नहीं पता कारण क्या है उनके न डालने का। मे बी उनका व्यवसायिक कारण हो सकता है या फिर जो भी कारण हो, मुझे नहीं पता, उसमें नहीं पढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है श्लोकों में। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शुभ ग्रह की दशा और योग कारक की दशा कैसा करेगी, प्रत्यंतर दशा क्या होगा, वो सब देखिए। फिर उसमें आगे श्लोक आया था कि योग कारक की दशा है और एक ऐसे त्रिछटाई की दशा है जो कि उससे संबंध रखता है, तो वो त्रिछटाई वाला स्वामी कैसा फल देगा, ये हमने देखा था। अब आगे जो श्लोक हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा, तो आगे देखते हैं क्या है। फिर आगे के श्लोक ये कहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा ग्रह है जो कि केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है, तो वो जो है वो योग कारक हो जाएगा। क्योंकि हमारा नियम तो यही है, हमने पिछले में पढ़ा कि राजयोग तब बनता है जब केंद्र और त्रिकोण आपस में संबंध बना लें। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ग्रह आप केंद्र का भी मालिक हो एक कुंडली में और त्रिकोण का भी मालिक हो, वो योग कारक है, वो अपने आप में राजा है, वो अपने आप में योग देगा। ठीक है, तो इसको समझिए कि जो ये कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी कर्क लगन मंगल, सिंह लगन मंगल, ठीक है, वृषभ लगन शनि, तुला लगन शनि, कुंभ लगन शुक्र, मकर लगन शुक्र, ये जो है ये केंद्र के भी मालिक होंगे और त्रिकोण के भी मालिक होंगे। कौन कौन, कर्क और सिंह लगन में मंगल, वृषभ और तुला में शनि, मकर और कुंभ में आपके शुक्र। इन लग्नों में जो केंद्र के मालिक होंगे वो आपके त्रिकोण के भी मालिक होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और जो बृहस्पति का और बुध के लगन है 4 बचे हुए, इनमें भी जो केंद्र के मालिक होंगे वो त्रिकोण के भी मालिक होंगे, लेकिन इसकी उतनी महत्ता नहीं है क्योंकि जो लगन है ना वो उतना शुभ त्रिकोण नहीं है, पंचम और नवम बलि त्रिकोण है। तो मीन लगन की कुंडली हो, बृहस्पति लगन का भी मालिक होगा और दशम का भी मालिक होगा, लेकिन बृहस्पति लगन का मालिक होने की वजह से उतना शुभ त्रिकोण नहीं है, क्योंकि लगन जो है वो शुभ या फिर कहिए प्योरली वो त्रिकोण नहीं है, वो केंद्र में भी शामिल हो जाता है, ये अंतर आता है। तो उसको मत देखिए, आप केवल ये समझिए कि कोई भी ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो तो वो योग कारक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें आगे इन्होंने लिखा है कि अगर वो ग्रह किसी त्रिकोण से या केंद्र से संबंध बना ले तो वो तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो केंद्र का भी मालिक है और अगर त्रिकोण का भी मालिक है। अगर वो केंद्र से संबंध बनाएगा तो उसके ऊपर भार और बढ़ेगा, अगर वो त्रिकोण से संबंध बनाएगा तो उसका भार कुछ और बट जाएगा, उसकी शुभता और बढ़ जाएगी। ये एक फर्क मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने बोला कि जो केंद्र है
वो आप इस जीवन में क्या अर्जित कर सकते हैं। अब जैसे कुंभ लगन की कुंडली है, वहां पर शुक्र जो है वो त्रिकोण के भी मालिक है, नवम भाव के और केंद्र के भी मालिक हैं। मान लो शुक्र चौथे घर में बैठे हैं, उन शुक्र के साथ आकर के सूर्य बैठ गए जो कि सप्तम के मालिक हैं। अब सूर्य और शुक्र ये दोनों ने योग बना दिया, क्योंकि त्रिकोण का मालिक है कौन? शुक्र, और सप्तम जो कि केंद्र का मालिक सूर्य, इन दोनों ने बनाया योग। लेकिन केंद्र और केंद्र का भी तो योग है, शुक्र का और इनका सूर्य का। तो यहां पर शुक्र के ऊपर शुभता का सप्तम भाव का भी भार आ गया। मैं इसको इस तरह से देखता हूं, ये बहुत बारीक पॉइंट है, अभी नहीं समझ में आएगा, 5 साल बाद वीडियो देखोगे ये समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है, क्योंकि मैंने वो बताया हुआ है कि केंद्र क्या होता है। अगर इसी कुंडली में शनि का संबंध बने शुक्र से, कुंभ लगन की ही कुंडली में, तो फिर क्या होगा कि शुक्र को मदद मिल जाएगी, उसके ऊपर भार नहीं बढ़ेगा, उसका बल बढ़ेगा, और वो बल ऐसा बढ़ेगा कि दोनों मिलकर काम करेंगे। यहां पर क्या है शुक्र, कि शुक्र को अब सप्तम का भी भला करना है, ये एक इसमें डीमेरिट आता है। ठीक है, तो इसको बारीकी को, तो मैं जो बारीकियां बता रहा हूं ना इसको समझिए। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स है ये। अब इसके आगे का जो श्लोक है वो ये कहता है कि राहु और केतु अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो ये योग कारक फल देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये राहु और केतु जहां बैठ जाएं, केंद्र में बैठेंगे तो केंद्र के मालिक के तरह काम करेंगे, त्रिकोण में बैठेंगे तो त्रिकोण के मालिक की तरह काम करेंगे। अब अगर राहु और केतु केंद्र में बैठे हैं, उनसे त्रिकोण का संबंध हो जाए, महायोग बन जाएगा, राजयोग बन जाएगा। इससे अच्छा राहु कोई फल ही नहीं दे सकता है, लेकिन वो शुद्ध संबंध होना चाहिए, त्रिकोण का मालिक बली होना चाहिए, ये चीजें अप्लाई होंगी। अब अगर उसी में मैं ये कहूं राहु त्रिकोण में बैठा है तो वो तो शुभ हो गया क्योंकि त्रिकोण का मालिक है, लेकिन राहु पीड़ित नहीं होना चाहिए त्रिषडाय से। राहु को या तो फिर दूसरा त्रिकोण देखे, लगन या पंचम, क्योंकि नवम में मैंने बैठाया, या फिर उसके साथ किसी ऐसे शुभ ग्रह का संबंध आ जाए जो केंद्र का मालिक है और उस कुंडली के लिए शुभ है, तो अच्छा फल देगा। जैसे कि आप देखिए कि राहु को मैं बैठा दे रहा हूं मकर लगन में नवम भाव में, ठीक है, और इसके साथ शुक्र का संबंध बन जाए, बहुत अच्छा फल देगा राहु। इसी तरह से आप देखिए राहु केतु के फल जो है ना वो केंद्र त्रिकोण में बैठने पर अच्छे रहते हैं आमतौर पर, अगर वो पीड़ित वगैरह नहीं हो रहे हैं तब। अगर पीड़ित वगैरह होंगे तो आपकी जितने भी चीजें हैं उनको बर्बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राहु केतु जहां बैठ जाएंगे उन्हीं की तरह वो फल करेंगे। मैंने पहले भी बोला कि राहु केतु अगर योग बना दें तो सारे ग्रहों से अच्छा योग फल करते हैं। इस वजह से, क्योंकि पहले तो ये पूर्व परमात्मा ग्रह है राहु, केतु तो नहीं करता है उतना, राहु ज्यादा करता है, तो पूर्व परमात्मा ग्रह है राहु। अब इसमें 4 ही ये ग्रह हैं पूर्व परमात्मा, उसमें से राहु को सबसे ज्यादा दशा मिली हुई है। ये सब चीजें सोचना चाहिए आप लोगों को। 4 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, ये 4 ही ग्रह हैं जो पूर्ण परमात्मा अंश है इनके अंदर। सूर्य आपके राम भगवान के प्रतिनिधि, चंद्रमा कृष्ण के, राहु वराह अवतार के, और ये जो मंगल हैं वो नरसिंह अवतार के। इन्हीं 4 अवतारों ने अजय और विजय के जो 4 अवतार हुए थे उनको मारा था। ठीक है, तो पर्पस के लिए आते हैं, ये मेन पर्पस के लिए आते हैं, बड़े अवतार हैं, इसीलिए इन्हें पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह कहा गया। इनके अंदर परमात्मा का पूरा अंश माना गया पराशर ने। ठीक है, तो इसीलिए राहु अगर योग बनाए तो वो बहुत अच्छा फल करता है, क्योंकि मैंने बोला हुआ है पहले कि राहु जहां भी बैठे, राहु पिछले जन्म का वो गलतियों को रिपीट करवाएगा या फिर उन गलतियों से सीख दिलवा करके अच्छा फल करवाएगा। ये चीज है राहु के अंदर। इसमें क्या है ना कि राव साहब कहते थे, जातक तत्वम का एक बहुत अच्छा श्लोक है, राव साहब ये कहते थे कि राहु जो है वो अगर बृहस्पति देख लें या फिर केतु को बृहस्पति देख लें, खासतौर पर राहु को, तो राहु जो गलतियां हैं उनसे सीखने को देता है। ठीक है, अगर वो पीड़ित भी हो ना फिर भी वो गलतियों कर करके सीखेगा, उसमें माया से उसकी माया उसको सिखाएगी। ठीक है, वो विद्या माया की तरह काम करती है अगर वो पीड़ित है। और अगर वही राहु केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, अच्छा बैठा हो, तब भी वो विद्या माया जो बन करके अच्छा ही काम करेगी। इसमें एक शर्त है कि बृहस्पति शुभ होना चाहिए। राहु
और बृहस्पति दोनों शुभ होने चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ राहु शुभ हो ना हो, बृहस्पति शुभ होना चाहिए। और बृहस्पति के साथ साथ अगर नवमेश भी देख ले राहु को तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिर वो विद्या माया अच्छे रास्ते पर लेकर के जाती है, ठीक है। तो ये मैंने राहु पर एक एडिशनल पॉइंट बता दिया। मैं ऐसे बहुत सी छोटी छोटी पॉइंट्स बताता हूँ, नोट्स बनाया करिए, क्योंकि मैं बता के चले जाऊंगा, आप इन बातों को भूल जाओगे, ध्यान नहीं दोगे। इन एक एक बातों से कई कई सूत्र बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ऋषियों ने बताया हुआ है, मैं तो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ऋषियों की एक एक बातों से कई सूत्र बनाए जा सकते हैं। आगे लघु पराशरी कहती है कि कोई ग्रह जो केंद्र का भी मालिक हो और एकादशेश या अष्टमेश का भी मालिक हो, या फिर वो त्रिकोण का भी मालिक हो और एकादशेश और अष्टमेश का मालिक हो, तो वो जो ग्रह है ना, वो अपना पूर्ण फल नहीं देता है, ठीक है। वो पूर्ण फल नहीं दे पाएगा, या फिर कहिए कि वो फल ही नहीं देता है। उन्होंने तो लिखा है कि फल ही नहीं देता है, मैं तो कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लिटरल मीनिंग मत निकालिए उसका, हर कुंडली में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझिए कि वो पूर्ण फल नहीं देगा, पूरा फल देने में असमर्थ हो जाएगा, ये चीज है। या फिर अगर वो बहुत कमजोर भी हो गया और अगर वो शुभ ग्रहों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, तब भी वो अपनी महादशा में स्ट्रगल करवाएगा। महादशा जो होती है वही रिजल्ट को डिसाइड करती है। महादशा का सबसे ज्यादा बल होता है, फिर अंतरदशा का बल होता है, फिर प्रत्यंतर दशा का, फिर सूक्ष्म दशा का, फिर प्राण दशा का, सबका कम कम बल होता चला जाएगा। तो महादशा राजा है, जैसी वो उसकी मर्जी वैसे ही सारे अंतर के प्रत्यंतर के करते रहते हैं उसके अंदर। इसीलिए ये एग्जाम्पल में मैं आगे समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर केंद्र का भी मालिक हो, त्रिषडाय का नहीं, केवल आय का मालिक हो, तो वो अपना शुभ फल नहीं देता है, अपना योग फल नहीं देता है। अगर वो केंद्र या त्रिकोण का भी मालिक हो और अष्टम का भी हो, तभी वो नहीं देता है। ऐसे कुछ बहुत से लगन आपको मिल जाएंगे। जैसे मेष लगन है, मेष लगन में दो दो हो जाएंगे। मेष लगन में जो त्रिकोण का मालिक और केंद्र का मालिक मंगल है, वो अष्टमेश भी है, ठीक है। लेकिन लघु पराशरी एक सूत्र और देती है कि अगर लग्नेश अष्टमेश होता है तो वो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। ये लघु पराशरी कहती है अपने एक श्लोक में, ठीक है। फिर आगे वाले श्लोक में कहती है कि ये भी होता है। तो मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो पूरा फल नहीं दे पाते हैं बेसिकली, इसको इस तरह समझिए। फिर वही मेष लगन में शनि जो है वो दशमेश भी है और एकादशेश भी है। तो ये फर्क आ रहा है ना, क्योंकि अब शनि दशम का मालिक है, वो योग देने वाला ग्रह है, लेकिन एकादशेश होने की वजह से योग को कम भी करेगा। ये मैं एग्जाम्पल में आने वाले बताऊंगा, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। फिर आगे बढ़िए, बहुत से लगन ऐसे मिलेंगे जहां पर वो एकादशेश और अष्टमेश केंद्र या त्रिकोण हो। जैसे मिथुन लगन में शनि खुद नवमेश है और अष्टमेश बन रहा है, तो वो फिर गड़बड़ करेंगे, वो तो पूरा फल नहीं देंगे अगर किसी भी तरह के योग में हो तो। लेकिन पूरी तरह से ऐसा सत्य नहीं है, उसके मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो मॉडिफिकेशंस आपको समझने पड़ेंगे। प्रैक्टिस कर करके रोज 5 कुंडलियों पे प्रैक्टिस करिए इन श्लोकों को। आप सिंह लगन देख लीजिए, सिंह लगन में गुरु है पंचम और अष्टम के मालिक, तो वो भी वही हाल है। बहुत से लगन होंगे, सारे लगन को मार्क करिए। मैं हर लगन के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना खुद वो लगन बना करके देखेंगे कि कौन ऐसा ग्रह है जो केंद्र का भी मालिक हो रहा है, अष्टम का भी हो रहा है, या त्रिकोण का भी मालिक हो रहा है, अष्टम का हो रहा है, या केंद्र का मालिक हो रहा है, आय का हो रहा है, या फिर त्रिकोण का हो रहा है, आय का हो रहा है, ठीक है। ये देखिएगा किस कुंडली में बनता है, ठीक है। आमतौर पर कोई भी ऐसा ग्रह नहीं मिलेगा जो त्रिकोण का भी मालिक है और आय का भी मालिक है। वो केंद्र के और आय के मालिक एक मिल जाएंगे, लेकिन पंचम और अष्टम का मालिक एक मिलेगा, ठीक है। केंद्र का और अष्टम का मालिक एक मिलेगा, नवम और अष्टम का मालिक एक मिलेगा, लगन और अष्टम का मालिक एक मिलेगा, आय का और त्रिकोण का मालिक एक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हल्के हल्के फर्क हैं जिसको आप समझिएगा। एक टेबल बनाइए, उसमें सारे लगनों को लिखिए और इसको देखिए, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, और लघु पराशरी भी यही कहना चाह रही है कि अगर प्योर योग है तो पूरा फल होगा, त्रिषडाय का संबंध आएगा तो पूरा फल नहीं हो पाएगा, ये उनका कहना है। लेकिन वो फिर कहते हैं कि अगर लग्नेश अष्टमेश भी है तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। अगर अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं तो जो कि त्रिषडाय के मालिक हैं, तो फिर वो गड़बड़ करता है, ठीक है। इसका एक बेसिक सा सिद्धांत ये है ना
कि लोग कहते हैं कि मूल त्रिकोण का फल देखो, कि ग्रह अपने मूल त्रिकोण का ज्यादा फल देता है। बिल्कुल ऐसे सूत्र को मैं सराखों पर रखता हूं, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि मूल त्रिकोण का जो है वो फल ज्यादा होता है। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन आती है, जब भी ग्रह के दूसरी राशि में, जिस भी राशि में ग्रह के अधिक ग्रह बैठ जाएं, उस राशि का जो फल है वो ग्रह ज्यादा देता है। ये बहुत बेसिक सा सिद्धांत है, ठीक है। तो अगर मेष लगन में अष्टम में शनि बैठा है तो वो मंगल उतना शुभ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो मंगल की अष्टम की राशि को बिगाड़ रहा है शनि, क्योंकि शनि जो है वो उसमें त्रिछटाई का मालिक है, अष्टम जो है वो न्यूट्रल है, मैंने बताया था। तो वो उस पानी का जो कलर है ना वो निगेटिव कर रहा है। अब मंगल को अष्टम का पाप फल देना पड़ेगा शनि का, इसलिए मंगल गड़बड़ कर सकता है। तो इसको इस तरह से समझिएगा कि कौन सा ग्रह कब किस राशि का फल देता है। मैंने एक सूत्र और दे दिया कि जिस राशि में अधिक ग्रह बैठे हो उस राशि का ग्रह जो है वो फल देता है। अब आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल्स को। तो देखिए ये कुंडली है, ये एक जातक की कुंडली है जिसकी उम्र अभी 29 साल है। तो यहाँ पर क्या है कि इस जातक को शनि की दशा चल रही है, ठीक है। 2006 से ये शनि की दशा इनको चल रही है। लेकिन अब आप देखिए शनि पंचमेश के साथ योग में है, ठीक है, समसप्तक योग है। शनि नवमेश से भी दृष्ट हैं, जुपिटर से भी एस्पेक्टेड है, अगर ये आप यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। लेकिन इस शनि की दशा में कुछ खास इन्हें कुछ नहीं मिला, ठीक है। आज भी 29 साल की उम्र में ये जातक अपने काम काज के लिए स्ट्रगल ही कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि योग है, पंचमेश भी देख रहा है, नवमेश भी देख रहा है, लेकिन ये बच्चा कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा है। हम्म। अब मैं इसे सिंपल रख रहा हूँ, इसमें बहुत से प्रिंसिपल्स लगते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत सिंपल रख रहा हूँ। इस वजह से आप केवल ये देखिए कि शनि यहाँ पर एकादशेश हैं, एकादश में ही बैठे हैं। सब कहेंगे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छी दशा जानी चाहिए, लेकिन चूंकि ये अच्छा फल नहीं दे रहे हैं दशा में, पंचमेश से दृष्ट हैं, नवमेश से दृष्ट हैं, कोई खास कोई विशेष फल इन्होंने अभी तक नहीं दिया। मतलब राजयोग है ना भाई, 10वें का और पंचम का राजयोग है। इस बच्चे ने सरकारी नौकरी की भी तैयारी की, नहीं लगी। ऊपर से पिता को कैंसर जैसी बीमारी हो गई, उसमें पड़ा रहा। तो ये मतलब अपने कर्म ही पूरे कर रहा है, एक तरह से बंधन में ही पूरे कर रहा है जिंदगी। अभी कहीं जाकर के कहीं सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहा है ये, ठीक है। और अभी भी क्लियर नहीं है थॉट कि क्या करना है। अब देखिए किस तरह से दशा काम की। ये बंदा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, ठीक है। इसने कैट की तैयारी की, ये किया वो किया, मतलब तरह तरह की चीजें करके, और अपने जमीन को ना देखते हुए इसने अपने आप को परेशान किया है, बेसिकली मैं ये कहूंगा। क्यों? क्योंकि एकादशेश जो है वो ऑप्टिमिज्म का भाव है। अगर कुंडली में दम नहीं है और एकादशेश बहुत बली है तो वो गड़बड़ कर सकता है। यहाँ पर पंचम मेष देख रहा है, नवमेश भी देख रहा है। तो बाय द टाइम जब इनको जुपिटर की दशा लगी है, अभी हाल में इनको जुपिटर की दशा आप देखेंगे तो यहाँ पर जुपिटर की दशा ये लगी है 2022 में। तब से इन्होंने काम शुरू किया है, इसके पहले इन्होंने कोई परमानेंट काम भी नहीं शुरू किया। सुपरवाइजर की भी काम अभी शुरू किया जब जुपिटर लगा है। राहु में तो हालत खराब थी, ठीक है। तो ये तो योग में है ना दशा भाई, फल देना चाहिए था। लेकिन जुपिटर ने फल देने नहीं, जुपिटर ने थोड़ा फल दे दिया क्योंकि ये दो प्रभाव शुभ आ गए इस पर, ठीक है। क्यों? महादशा ही ऐसी है, ठीक है। महादशा ही जो है वो फंसी हुई है 10-11 वाली। नवमांश में भी आप इसे इंडिपेंडेंटली लगाइए। नवमांश में भी अगर आप देखिए, नवांश में भी यहाँ पर जो शनि है वो चौथे में ही बैठे हैं, जुपिटर के साथ में है, मंगल के साथ में है। और मंगल छठे के मालिक हैं, लगन के भी मालिक हैं। मंगल जो है वो आपके इसके लिए शत्रु भी हैं, शनि के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें नवांश में, तो फिर सूर्य भी फिर अपने ही उसमें है, राशि में बैठे हुए हैं 10वें में।
और फिर ये सूर्य और शनि का योग है, लेकिन अब यहाँ पर योग वो केंद्र केंद्र का है, सूर्य और शनि का। केंद्र त्रिकोण का योग खत्म हो गया। यहाँ पर जो केंद्र त्रिकोण का योग बनता है वो शनि बृहस्पति का बनता है, शनि मंगल का बनता है, लेकिन मंगल षष्ठेश भी है, ये हम नहीं भूल सकते। और जुपिटर जो है वो थोड़ा पीड़ित भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली इसे नवांश में लगाएं लघु पराशरी के इन्हीं प्रिंसिपल्स को, तो आप पाएंगे कि शनि यहाँ पर और कमजोर हो गए, क्योंकि शनि को छठे का मालिक का संबंध मिल गया मंगल, और 10वें का सूर्य, इनका संबंध मिल गया। तो ऐसा नहीं कि बहुत जिंदगी खराब हो गई, पिता को कैंसर हुआ, इलाज वगैरह हो गया, क्यों? क्योंकि योग तो है, पिता की जान भी जा सकती थी, नहीं गई। कुछ भी बहुत बुरा नहीं हुआ, कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, सम सम रहा है। मैं ये कह सकता हूँ संघर्ष भरा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि जवानी निकल गई इस बच्चे की शनि की दशा में। शनि ने पूरा संघर्ष कराया है इसमें। अब शनि यहाँ पर, क्योंकि नवमांश में क्या है कि शनि तीसरे का मालिक है और चौथे का मालिक है, मंगल के लगन के लिए फिर बुरा है, जो मैंने बताया। अब तीसरे का मालिक होने की वजह से इसके अंदर दुष्प्रभाव आएगा, वहां पे बुध भी बैठ गया, छठे का और 11वें का मालिक और इसके ऊपर चढ़ गया, बुरा फल, ठीक है। शनि वक्री भी है, वक्री मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि वक्री है, वक्री पर अलग वीडियो में दूंगा। शनि छठे भाव को देख रहे हैं, ठीक है। तो शनि वहां का भी फल देंगे। मैंने क्या बोला था कि महादशा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, महादशा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। महादशा यहाँ पर शनि की, अगर ये महादशा बृहस्पति की होती तो इतना बुरा नहीं होता, मंगल की होती तो इतना बुरा नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्यों मंगल की क्यों नहीं बुरा होता? क्योंकि मंगल को अपना छठे का भी देना है और लगन का भी देना है। मंगल अपना मिक्स रिजल्ट देता, क्योंकि शनि की वजह से वो छठे उसका भी देगा, बुरा भी देगा, बृहस्पति की वजह से अच्छा भी देगा, लेकिन बैठा किसकी राशि में? शनि की राशि में बैठा है, चलेगी किसकी? शनि की चलेगी, ये चीज है। शनि तो अपने चला ही रहे हैं। अब इसको सिंपल तरह से देखिए कि बृहस्पति जो है वो दूसरे, इनकी दशा चलती तो उतनी समस्या नहीं आती, क्योंकि बृहस्पति पीड़ित है थोड़े शनि और मंगल के संबंध में, लेकिन फिर भी कुछ तो करता, धन तो कमाता ढंग से, ठीक है। किसी न किसी को, माँ को स्वास्थ्य समस्या रहती, कुछ तो कुछ घर में चलता, पिता की का मृत्यु बृहस्पति दे सकते थे अगर ऐसी समस्या आई होती तो, लेकिन ये चलने देंगे, ठीक है, ये देते फल अपना, क्योंकि बृहस्पति भी दूषित है यहाँ पर। तो कोई भी ग्रह पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इसमें और प्रिंसिपल्स लगेंगे, लेकिन आप केवल यहां तक समझिए कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे काम करता है। तो लघु पराशरी को इस तरह से समझिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। कोई भी आपको कुछ जड़ी बूटी नहीं पिला सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है लघु पराशरी। एक एग्जाम्पल से ही समझाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसी पर मनन चिंतन विचार करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे शेयर करिए। अपना जो भी एनालिसिस आप कर रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं हाजिर हूँ आपको जवाब देने के लिए, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लघु पराशरी के वीडियो में।